हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं असगर कमाल एक बार और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। तो आइए अध्याय 2 को पढ़ते हैं। अध्याय 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। इस अध्याय में हम इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। धीरे धीरे इस देश पर वह शासन करने लगी। यह घटना अचानक नहीं घटी बल्कि इसके पीछे एक विस्तृत घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, इस हमारे अध्याय का नाम है अध्याय 2 का भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, यानी भारत में जो अंग्रेज कैसे आए थे और कैसे यहाँ पे अपनी राज्य की एक तरह से स्टेबलाइज किया, अपनी एक तरह से अपनी राज्य की स्थापना यहाँ पे करती है और अपना एक कब्जा जमाता है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि अपना रूल करता है भारत में। तो उस चीज़ के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही कि इंग्लैंड के व्यापारिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम जानते हैं कि ये लोग जो आए थे वो एक तरह से ट्रेडिंग के ये से आए थे, यानी व्यापार करने के वो से आए थे। मतलब उनका मकसद था व्यापार करने, लेकिन एक तरह से उनका एक लॉन्ग मकसद क्या था कि भारत पे रूल करना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि हमारे देश में मूलतः व्यापार करने आई थी। क्या करने आई थी? तो व्यापार करने यानी ट्रेड करने आई थी। धीरे धीरे इस देश पर वह शासन करने लगी, यानी धीरे धीरे वह क्या करने लगा, हमारे ही देश पे वह शासन करने लगी। यह घटना अचानक नहीं घटी। यह घटना जो थी कि हमारे देश पे जो अंग्रेज जो थे वो मतलब एक तरह से रूल करने लगे, तो इसके पीछे एक अचानक नहीं हुई कि आते के साथ वो रूल करने लगे। उसके पीछे बहुत सारी घटना हुई। उस घटनाक्रम के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 7 में पढ़ी गई बातों का आधार पर बताए कि, यानी कक्षा 7 में जो पढ़ी गई है बात, उसके आधार पे, उसके बेस पे आपको बताना है। पहला, 8वीं शताब्दी में किस देश के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे? तो 8वीं शताब्दी में किस देश के यानी व्यापारी यानी ट्रेडर्स भारत में व्यापार करने आए थे, इसको बताना है। फिर दूसरी है, 1707 में मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में कौन कौन से राज्य बने? कुछ ऐसे यूरोपीय देश के नाम बताए जो 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच व्यापार करने के उद्देश्य से हमारे देश में आए। तो ये 3 सवाल की जा रही है और उस किस आधार पे बताना है, क्योंकि आप कक्षा 7 में पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पे पूछी जा रही दूसरी नंबर सवाल, 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है। यानी हम जानते हैं कि जब मध्यकालीन इतिहास यानी कक्षा 7 की इतिहास को पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि लास्ट जो मुगल बादशाह होते हैं औरंगजेब होते हैं और उनकी मृत्यु 1707 में हो जाती है। और उसके बाद मुगल बादशाह यानी मुगल का जो एक तरह से सल्तनत होता है, एक तरह से वो कमज़ोर पड़ने लगती है। उसी पश्चात में बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं हमारे इंडिया यानी भारत में, तो उस चीज़ को बताना है। तीसरे नंबर, कुछ ऐसे यूरोपीय देश के नाम बताए, यानी यूरोपियन कंट्री का नाम बताना है। कुछ ऐसे जो कि 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच वो भारत में यानी किस पर्पज से आए, यानी व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो ये तीनों सवाल को बताना है। ठीक है गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोप के बीच व्यापार, यहाँ पे 2 देश की बात हो रही है, भारत और यूरोप। उनके बीच की व्यापार कैसे थी उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। भारत और यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो देखिए, पहली बात है, भारत और यूरोप के बीच जो यानी व्यापारिक संबंध थी, यानी ट्रेडिंग रिलेशन जो थी, वो प्राचीन टाइम से थी, यानी एंशियंट टाइम से, प्राचीन काल, यानी कि प्राचीन काल से ही चली आ रही थी कि भारत और यूरोप के बीच यानी ट्रेड होती थी, यानी एक तरह से व्यापारिक संबंध थी। ठीक है। स्थल मार्ग से होने वाले इस व्यापार में अरब सौदागरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। देखिए, जो स्थल मार्ग से यानी पानी के मार्ग से जो
व्यापार होती थी यानी ट्रेड होती थी, उसमें किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो अरब मर्चेंट जो होते थे, अरब के सौदागर, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों से सामान खरीदकर अरब के बाजार में लाते थे, जहां से यूरोप के व्यापारी उसे खरीदकर अपने देशों के बाजार तक पहुंचाते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भारतीय व्यापारी होते थे यानी भारत के जो व्यापारी और भारत के जो कारीगर होते थे, जो बहुत सारे सामान को मैन्युफैक्चर करते थे, उनसे सामान खरीदते थे कौन? अरब मर्चेंट यानी अरब के जो सौदागर होते थे, वो भारत के कारीगरों यानी भारत के व्यापारियों से सामान खरीदते थे और वे अपने बाजार में ले जाते थे। कौन ले जाते थे? अरब मर्चेंट यानी कि अरब के सौदागर। और वहाँ से यूरोप के व्यापारी जो होते थे, वो अरब से यानी खरीद कर अपने देश में यानी ले जाते थे सामान को। ठीक है, इस तरह से व्यापार से यूरोप के लोगों तक ये सामान पहुंचते पहुंचते काफ़ी महंगे हो जाते थे। साथ ही इस व्यापार में यूरोप के व्यापारियों का मुनाफा भी कम होता था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जब यूरोप में वो सामान पहुंचती थी, यूरोपियन ट्रेडर्स जब अरब मर्चेंट से सामान खरीदकर यानी यूरोपियन बाजार में ले जाते थे, तो पहुंचने में भी टाइम लगती थी, और जब वक्त लगेगी तो सामान पहुंचते पहुंचते क्या होती थी? कॉस्टली हो जाती थी यानी महंगी हो जाती थी। साथ ही इसी तरह जो यूरोपियन जो व्यापारी थे यानी यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, उनको मुनाफा यानी प्रॉफिट भी नहीं हो पाती थी। ठीक है गाइस, तो इसमें हमने पढ़ा भारत और यूरोप के बीच व्यापार कैसा था। तो सबसे पहले पढ़ा भारत और यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध थी वो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, यानी एक अच्छी संबंध थी हमारी। ये नहीं कि अभी यानी कि अभी से हो रही है व्यापार, वो प्राचीन काल से ही हमारी व्यापार होती थी। किससे? यूरोप से। ठीक है, यूरोपियन व्यापारी के लिए ऐसा था कि जब वो स्थल मार्ग से व्यापार करते थे तो उनमें जो अरब सौदागर जो होते थे, उनकी भूमिका अधिक यानी महत्वपूर्ण होती थी। इसलिए महत्वपूर्ण होती थी क्योंकि जब भारतीय व्यापारी जो होते थे या भारत के जो कारीगर होते थे, जो सामान को बनाते थे, जो सामान को यानी एक तरह से रूप शेप देते थे, उस चीज़ को क्या करते थे? उनसे क्या करते थे यानी अरब के मर्चेंट जो होते थे, अरब के सौदागर खरीदते थे और अरब अपने कंट्री में अपने बाजार में ले जाते थे उस सामान को और वहाँ रखते थे। फिर अरब से कौन खरीदती थी? तो यूरोप के व्यापारी आकर अरब से खरीदते थे। और जब यूरोपियन व्यापारी अपने देश के बाजार में ले जाते थे यूरोप में, तो वहाँ जाते जाते क्या होती थी? सामान यानी महंगी हो जाती थी। सामान महंगी होने के कारण क्या होती थी? बहुत बार ऐसा होता था कि यूरोपियन ट्रेडर्स को भी प्रॉफिट नहीं हो पाती थी, यानी क्योंकि कोई भी जाहिर सी बात है सामान बेचता है, ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसको मुनाफा होना चाहिए, यानी कि एक तरह से उसको फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है, तो इनको फ़ायदा नहीं होती थी। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अब इसमें बात रही कि जब अरब के बाज़ार से सामान ले जाते थे तो यूरोपियन कंट्री में ले जाते वक्त क्या ऐसी चीज़ होती थी जिसके कारण यानी कॉस्टली हो जाती थी बहुत सारे। तो इसके पीछे ये रीज़न था कि बहुत सारी इनको यूरोपियन ट्रेडर्स को क्या देना पड़ता था? चुंगी देना पड़ता था, यानी कर यानी टैक्स देना पड़ता था। किनको देना पड़ता था? यानी अरब के व्यापारियों को रास्ते में यानी टैक्स भी देना पड़ता था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है, आगे पढ़ेंगे। आइए, 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। देखिए, 15वीं शताब्दी के आसपास में क्या हुआ? यूरोप के जो व्यापारी थे यानी यूरोपियन जो ट्रेडर्स होते थे, और रेड सी मतलब यानी लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। किसने शुरू किया? तो यूरोपियन ट्रेडर्स यानी यूरोपियन व्यापारी ने क्या किया? 15वीं शताब्दी में लाल सागर के मार्ग से, स्थल मार्ग से वो भारत आना शुरू किया, लेकिन उसमें उन्हें क्या होता था? बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आइए पढ़ते हैं कि कौन सी कठिनाइयाँ इनको होती थी।
स्थल मार्ग से यूरोप तक माल पहुंचाने में समय काफ़ी अधिक लगता था और रास्ते में लूट जाने का भय सदा बना रहता था। बहुत से स्थानों पर उन्हें चुंगी कर भी देना पड़ता था। तो देखिएगा, स्थल मार्ग से जब यूरोपियन ट्रेडर्स अपने देश में यानी सामान को जब ले जाते थे, तो क्या होता था कि यूरोपियन माल जो होता था वो पहुंचने में काफ़ी समय लगती थी। ठीक है गाइस, यानी यूरोप में माल पहुंचने में काफ़ी समय लगती थी, जिसके कारण महंगी हो जाती थी सामान। और उसके पीछे एक और भय थी कि बहुत बार रास्ते में इनके सामान को लूट लिया जाता था, उनका भी एक तरह से ये भय था। तीसरी बात ये थी कि बहुत सारे स्थानों पर इन्हें चुंगी यानी टैक्स देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अरब के व्यापारी समूह उनके लिए तमाम तरह की मुश्किलें खड़ी करते थे। यानी अरब के जो व्यापारी समूह थे यानी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स होते थे अरब के, वो क्या करते थे, रास्ते में इनको एक तरह से मुसीबत यानी मुश्किल में कुछ कर कर मुश्किल खड़े करते थे। इसलिए यूरोप के व्यापारियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे एशिया और भारत के लिए एक ऐसे रास्ते की खोज करें जिसमें यह सारी मुश्किलें ना हो। इसलिए इसलिए क्या हुआ कि यूरोप के जो व्यापारी थे वो सोच रहे थे या उनको आवश्यक हो गई थी, इनको मतलब ये ज़रूरत हो गई थी कि वो एशिया और भारत के लिए जाने के लिए एक ऐसे मार्ग का खोज करे, एक ऐसे रास्ते का खोज करे जिसमें ये सारी मुश्किलें ना हो। कौन कौन सी मुश्किलें ना हो? जैसे हमने देखा कि इनको डर लगी रहती थी कि इनके सामान को यानी लूट न ले कोई, यानी इनको भय रहता था। दूसरी क्या थी कि इनको बहुत सारे जगह पे चुंगी यानी चुंगी को टैक्स बोलते हैं यानी हिंदी में कर बोलते हैं, वो टैक्स देना पड़ता था रास्ते में। तीसरी ये थी कि अरब समूह के जो व्यापारी होते थे वो इनकी बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करती थी। और अंतिम ये होती थी कि जब माल ले जाने में बहुत सारे समय लगती थी यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन बाज़ार में। जब यूरोपियन बाज़ार में पहुंचती थी, जब समय लगेगी तो क्या होगी कि वो सामान महंगी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ को एक तरह से देखते हुए इन्होंने क्या किया, एशिया और भारत जाने के लिए एक रास्ते की खोज में यानी इन्होंने सर्च करने लगाए यानी जुट गए। ठीक है गाइस, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि इस दिशा में सर्वप्रथम सफलता पुर्तगाल के नाविकों को मिली। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है कक्षा 7, इसका मतलब है कि कक्षा 7 में उस चीज़ की उस बात की जिक्र हुई है। तो यहाँ पे फिर से ये बात हो रही है कि कक्षा 7 में आप पढ़े होंगे कि सर्वप्रथम पुर्तगाल के नाविक, पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री है, वहाँ के नाविक, जो नाविक क्या होते हैं, जो नाव को चलाते हैं, उनको सफलता मिली थी। क्या सफलता मिली थी? मतलब कि पुर्तगाल का नाविक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ उत्तमासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यानी भारत आने का रास्ता यानी भारत तक पहुंचना यानी हुआ। तो सर्वप्रथम पहला कौन था? तो पुर्तगाल के नाविक थे, याद रखना है गाइस। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा उनकी नाम था। वास्को दी गामा 1498 ईस्वी में अफ्रीका का चक्कर काटते काटते वो उत्तमासा अंतरीप, जो केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, उसके मार्ग से वो भारत के पश्चिमी यानी कि भारत की जो वेस्ट वाली तट है, उस तट के इलाके में एक बंदरगाह है जो कालीकट बंदरगाह, कालीकट में वो पहुंचते हैं। और कालीकट के जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, वो उनको रहने और सुरक्षा देने का इंतजाम करते हैं और उनको अनुमति दे देते हैं कि आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। किसने दिया? तो कालीकट के शासक ने किनको दिया? तो वास्को डिगामा को, कि आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। वास्को डिगामा भारत से गर्म मसालों को लेकर वापस लौटा, उसे बेचकर यात्रा पर हुए खर्च से 60 गुना लाभ हुआ। तो जब वास्को डिगामा यूरोप जा रहे थे यानी यूरोप रिटर्न हो रहे थे अपने तरफ, तो यहाँ से क्या लेकर गए? यानी भारत से वास्को डिगामा तो गरम मसाला, याद रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ स्पाइसेस ज़्यादा होते थे। मसाला यानी यहाँ से गरम मसाला लेकर वास्को डिगामा जाते हैं यूरोप में।
और जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसे बेचते हैं, और बेचने से उनको 60 टाइम यानी 60 गुना लाभ उनको मिलता है, यानी प्रॉफिट होता है। ठीक है गाइस। अब इससे पुर्तगाल के व्यापारी और नाविक बहुत उत्साहित हुए, और इस चीज़ को देखते हुए गाइस क्या हुआ, पुर्तगाल के जो नाविक थे वो क्या हुए, उत्साहित हुए, और उनका भारत आने का सिलसिला शुरू हुआ। तो याद रखना है, भारत आने का सिलसिला एक तरह से शुरू हुआ तो वास्को डी गामा के बाद हुआ, क्योंकि वास्को डी गामा भारत से गरम मसाला लेकर गए और उनको इतनी मुनाफा हुई, 60 गुना लाभ हुआ। ठीक है। आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। यानी आगे चलकर पुर्तगाली जो व्यापारी थे वो भारत में कालीकट, वहीं कालीकट जहाँ पे पहली बार वास्को डिगामा पहुँचे थे, और कालीकट के जो राजा थे यानी शासक थे वो उनको अनुमति दी थी। तो कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। उन्होंने भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में यानी अनसक्सेसफुल यानी सफल नहीं रहे, यानी सत्ता एक तरह से राज करने में एक तरह से जैसे अंग्रेज किया था उस तरीके से ये सत्ता स्थापित नहीं करते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ रहे, हमारे चैप्टर का नाम था कि भारत में अंग्रेज राज्य की स्थापना, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम शुरू करते हैं कि ये किस मूलतः भाव से आए थे। यहाँ पे तो ट्रेड के भाव से आए थे। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग लोग आएंगे अलग अलग जगह से, यूरोपियन। तो जो अंग्रेज होते हैं, अंग्रेज वो ऐसे होते हैं जो कि 200 साल तक वो राज करते हैं, और वो क्या करते हैं, सत्ता भी स्थापित करते हैं भारत पे। तो उसको आगे पढ़ेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनकी क्या क्या एम थी, यानी क्या मूलतः स्वभाव था, क्या था उनकी यहाँ भारत आने का, तो उसके बारे में पहले जाना। फिर उनको क्या प्रॉब्लम्स होती थी जिसके कारण वह यानी भारत और एशिया आने का मार्ग का यानी रास्ते का खोज करने पे ये थे। तो वो पढ़ा हमने। ठीक है गाइस। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत यानी अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ भारत पहुँचते हैं केप ऑफ गुड होप के रास्ते। ठीक है। और कालीकट के शासक उनको कैसे व्यापारिक अनुमति दे देती है। फिर वास्को डिगामा अपने यूरोप लौटते हैं तो वो क्या लेकर जाते हैं, गरम मसाला, और 60 गुना लाभ होता है। उसी को देखते हुए यानी पुर्तगाली जो नाविक होते हैं उत्साहित होते हैं, और उसी के बाद सिलसिला यानी आने का शुरू हो जाता है। फिर आगे हमने देखा कि कैसे इन्होंने अपना कोठी स्थापित करता है जहाँ से ये लोग ट्रेड करते थे। और एक चीज़ देखते होंगे कि ये लोग समुंदर के किनारा ज़्यादा रहते थे, क्योंकि इनकी ट्रेड जो होती थी उस समय पे समुंदर के सहारे ही होती है, एक दूसरे जगह समुंदर के मार्ग से ही जाया जाता था। ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं गाइस, छोटी वीडियो रखते हैं जिससे आपको भी रिवीजन या समझने में अच्छी लगेगी या आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए गाइस, और शेयर ज़रूर कीजिए गाइस। अगर आप किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।